हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में आप लोग लगे होंगे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इसमें इसके क्वेश्चन करेंगे हिस्ट्री और सिविक्स के। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने टीजीटी का करा दिया है और 15-15 प्रैक्टिस सेट अब तक मैंने पीजीटी का दोनों में करा दिया है। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो पहले की वीडियो प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो भी देख लें, लेक्चर वीडियो भी जो है वो भी देख लें। और पीडीएफ भी मैंने बहुत सारी आज अपलोड किया है, तो पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लें, उससे बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य किया करिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट फर्स्ट का। एक क्वेश्चन हमें जो करना होता है वो है, पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का ग्रंथ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है स्रोतों का संकलन है। ठीक है। ऋग्वेद क्या है? यह स्रोतों का संकलन है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जिससे मुख्यतः स्रोतों का संकलन किया गया है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 इसमें सूक्त हैं। ठीक है। 1028 सूक्त हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का हो गया। अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन करेंगे, ये वाला। ये है सिविक्स का क्वेश्चन। प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, यह किसने कहा है? किसका कथन है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है वाल्टेयर ने। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत के अनुसार राज्य जो है क्या माना इन्होंने? इन्होंने माना है राज्य एक शारीरिक बल का परिणाम है और राज्य का आरंभ जो है बलवानों द्वारा कमजोरों को अपने अधीन कर लेने से होता है। और वाल्टेयर ने कहा है कि पहला जो राजा होगा वह कोई भाग्यशाली योद्धा होगा। ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली सिद्धांत में ये विश्वास करते थे। नेक्स्ट है अगला हम चलते हैं, अब हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन में हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं? हड़तालें, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने, औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों तथा रेलवे टेलीग्राफ लाइनों और सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले, होम रूल लोगों का गठन, कर्नाटक पद्धति। तो क्या पूछा है? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं, यानी कौन से जो हैं वो जो भारत छोड़ो आंदोलन को दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसमें सही कूट का हम प्रयोग करेंगे और सेकेंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, 1 और 2 हड़तालें। ठीक है। और दूसरा है औपनिवेशिक शासन सत्ता के अनेक जो प्रतीक हैं उनके उन भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले किए जाएं। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो संगीत का जो है कहा जाता है सामवेद को। ठीक है। ये क्या है? राइट ऑप्शन हमारा है डी, सामवेद। सामवेद को कहा जाता है। साम का अर्थ क्या है? गायन है। और उसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1549 है। और इनमें से 75 मंत्र ही सामदेव के मूल मंत्र हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का नगर लोथल कहाँ है? तो लोथल कहाँ पे है? लोथल है गुजरात में। ठीक है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में, अहमदाबाद जिले में। ठीक है। कौन से जिले में पड़ता है लोथल? अहमदाबाद जिले में। ठीक है। अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और यह है कहाँ पे? किस नदी के किनारे है लोथल? ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है। ये भी आपको पूछ लेगा, भोगवा नदी के किनारे है भोगवा। ठीक है। भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम किसमें दिए गए हैं? तो विनय पिटक में दिए गए हैं। ठीक है।
जिसमें बौद्ध संघ के नियम हैं, उसमें यह है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमिका दर्शन के प्रणेता थे भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, शीलभद्र, नागार्जुन। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है डी, नागार्जुन। मध्यमिका, ठीक है, ये माध्यमिक दर्शन के प्रणेता थे नागार्जुन। इन्होंने माध्यमिक सूत्र का जो है इन्होंने जो है वो माना था, माध्यमिक तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने शून्यता सप्ती और विग्रहावर्ती जैसे ग्रंथों की रचना की थी और इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदांग के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, ठीक है। वेदांग हमारे कितने हैं? 6 हैं। और क्या क्या आते हैं? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ठीक है। कितने हो गए? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये क्रम है इनका, ठीक है। ये आते हैं वेदांग के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था, ठीक है। जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। नैनार, लिंगायत, अलवार, शंकराचार्य। तो कौन थे वो थे शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य ने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। और शंकराचार्य जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे ये। और उनका जन्म जो हुआ था 788 ईस्वी में मालाबार में कालपी नामक स्थान पर हुआ था। किस जगह, कब हुआ था? 788 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। और किस जगह पे हुआ था? कालपी। और ये दक्षिण भारत के थे, कालपी में हुआ था, ठीक है। भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था? 9th क्वेश्चन हमारा है। साइरस, डेरियस प्रथम, कम्बिस, जेरेक्सिस। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ठीक है। 9th क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है बी, डेरियस। डेरियस प्रथम था। भारत के जो किसी प्रदेश पे सबसे पहले फारसी शासक था ये। और इसने भारत के जो है दारा प्रथम के 3 अभिलेख थे और बहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है, 3 अभिलेख थे ये, जिससे यह सिद्ध होता है कि इसने सिंधु नदी के जो तटवर्ती भारतीय भूभाग थे उसको पहले इसने अधिकार में ले लिया था। तो कौन था? डेरियस प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ। तो किस नदी के तट पर हुआ सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध? 10th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, झेलम नदी के तट पर हुआ था सिकंदर और पोरस का युद्ध। और कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट है भारत में संवतों का सही कालानुक्रम क्या है? संवत जो थे उनका विक्रम संवत, शक संवत जैसे, तो उनका सही कालानुक्रम क्या है? राइट आंसर है डी, पहले विक्रम, फिर शक, फिर गुप्त, फिर उसके बाद हर्ष संवत आता है, ठीक है। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, विक्रम संवत जो है वो है 57 ईस्वी पूर्व में शुरुआत हुई थी इसकी। और शक संवत जो है, शक संवत कनिष्क का कुषाण शासक जो कनिष्क था इसका प्रवर्तक वो माना जाता है। शक संवत का ये कब हुआ था? 78 ईस्वी, ठीक है। ये तो 57 ईस्वी पूर्व है, ये भी ध्यान रखना, ईस्वी पूर्व है ये। और जो शक संवत है वो 78 ईस्वी, ठीक है, ये ईस्वी में है। और उसके बाद है गुप्त संवत। गुप्त संवत कब है? गुप्त संवत है 320 ईस्वी माना जाता है ये गुप्त संवत, ठीक है। और उसके बाद आता है हर्ष संवत जो 606 ईस्वी माना जाता है। हर्ष संवत कितना माना जाता है? 606 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? कौन राजदूत था बिंदुसार के दरबार में? राइट आंसर है सी, डायमेकस, ठीक है। डायमेकस बिंदुसार के जो है दरबार में आया था। और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। किसने भेजा था ये जरूर पूछ लेता है, तो किसने भेजा था इसको? डायमेकस को ये भेजा था सीरिया के शासक ने, ठीक है। सीरिया के शासक ने भेजा था इसे, डायमेकस को,
सीरिया का शासक था डायमेकस, उसको इसने सीरिया का शासक जो था उसने डायमेकस को भेजा था और उसका क्या नाम था, एंटीयोकस। इसका जो शासक था वो क्या सीरिया का, उसका नाम था एंटीयोकस था नाम था, ठीक है। और इसने भेजा था और इसने 3 चीजों की मांग की थी। इसने कहा था अंगूर, मदिरा और अंजीर, और दार्शनिक की मांग की थी। इसने 4 चीजों की मांग की थी। तो दार्शनिक को छोड़कर जो अन्य वस्तुएं थी वो बिंदुसार के पास भेजा था और इसका वर्णन एथिनस ने किया हुआ है, ठीक है। और मिस्र के जो शासक टालमी द्वितीय थे, फिलाडेल्फस और डायनिसस नामक राजदूत, ये भी बिंदुसार के दरबार में इन्होंने भेजा था। जो मिस्र का शासक था ये भी पूछता है टालमी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। टालमी द्वितीय था मिस्र का शासक, उसने उसने भेजा था डायनिसस को। और ये क्वेश्चन आता रहता है तो थोड़ा सा एक बार जरूर देख लें अच्छे से। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो कौन सा है वो लेख? 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है लुम्बिनी का स्तंभ लेख। 14 क्वेश्चन है, निर्वसित और अनिवर्सित शूद्रों का इसमें उल्लेख हुआ है, ठीक है। किसमें हुआ है? यास के निरूक्त में, पढ़ने के अष्टाध्यायी में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। शूद्रों का उल्लेख जो हुआ है वह यास के निरुक्त, पढ़ने के अष्टाध्यायी, कौटिल्य के साथ किसी में भी नहीं हुआ है, ठीक है। यानी ये किसी में भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे पेरुदेवनार, भम्बन, सुंदरमूर्ति, भारवी। तो ये कौन थे? 15 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, पेरुदेवनार, ठीक है। पेरुदेवनार थे ये सर्वप्रथम अनुवादक तमिल में महाभारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, इसने स्थापना की थी सातवाहन वंश की। नेक्स्ट है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है पट्टिनपाल्ले, तिरुमुरुगारुपड़े या मदुरै कांची, तोलकाप्पियम। तो संगम तमिलों का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, तोलकाप्पियम, ठीक है। तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है वो है प्राचीन तमिलों का, संगम तमिलों का प्राचीनतम ग्रंथ। नेक्स्ट है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया? 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था, ठीक है। कौन था? चंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल के निम्नलिखित में से किस न्यायवेत्ता ने घोषित किया कि शूद्र प्रकृति से दास नहीं है? तो किसने घोषित किया? राइट आंसर हमारा है 19 का मेघातिथि ने। मेघातिथि ने घोषित किया कि शूद्र जो है प्रकृति से दास नहीं है। मेघातिथि ने कहा था कि शूद्र के लिए आवश्यक नहीं कि वे द्विजातियों की सेवा से आजीविका चलाएं, जबकि मेघातिथि ने उन्हें चौथे आश्रम के फल अर्थात मोक्ष के अधिकार से वंचित किया है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? ठीक है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर गढ़वाल वंश का शासक था कन्नौज पर। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी ने के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन उस समय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, चोल काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? कौन सा कर था जो शिक्षा के लिए था, शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था चोल काल में? 21 का राइट आंसर है ए, देवदान। देवदान जो था वो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कर था, देवदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों ने इस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत मापन सर्वे करवाया। ये है स्वामित्व का अधिकार निश्चित करने हेतु, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु, अनाज का उत्पादन, सिंचाई के स्रोतों की सीमा। तो 22 का राइट आंसर है बी, सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? तो किसे किया गया था? कई बार मैंने वैसे पढ़ा दिया है, बताया है
इब्न बतूता को। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के बिन के तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता था, आया था, मोरक्को का यात्री। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भेजा था, और ये अफ्रीकी मूल का था, मोरक्को का, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था? तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, ताजुद्दीन यलदौज। ठीक है, यलदौज जिसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? 25 है, और 25 का हमारा राइट आंसर ये आशिका, किरानुसदैन, खजाइनुल फुतूइन पुस्तकों का रचयिता था अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबकाते नासरी का लेखक कौन था? 26 क्वेश्चन का राइट आंसर मिनहाज उज सिराज। बुकों के नाम भी जरूर ध्यान रखें, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो रैदास सेन और कबीर किसके अनुयायी थे? 27 का राइट आंसर है रामानंद जी के ये अनुयायी थे। ठीक है, उनके शिष्य थे। मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भरमल ने किस भाषा में लिखा? ठीक है, 28 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ए, फारसी भाषा में जो है भरमल ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? तो कौन था जिसने दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? 29 का हमारा राइट आंसर है ए, अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, बहमन शाह और बहमनी शाह दोनों लिखा रहता है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ख्वांद मीर के द्वारा कानून हुमायूनी। ठीक है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। ठीक है, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बेटी थी गुलबदन बेगम ये, और इसने लिखा है हुमायूं नामा, और ख्वांद मीर ने कानून हुमायूनी। 31 क्वेश्चन है, मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? होशंग शाह, महमूद शाह, नसीरुद्दीन, दिलावर खान। तो 31 का राइट आंसर है डी, दिलावर खान। मालवा की स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 1401 में हुसैन खां गौरी ने की थी, और जिसे फिरोज तुगलक ने अमीर के रूप में दिलावर खां की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था हुसैन खां गौरी। ठीक है, हुसैन खां गौरी नाम था इसका, और हुसैन खां गौरी। और कब की थी इसने? 1401 ईस्वी में। ठीक है, 1401 ईस्वी में की थी, और वो इसने दिलावर खान की उपाधि किसने दी थी इसको? इसको दी थी फिरोज तुगलक ने दिलावर खान की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 32 क्वेश्चन है, और हमारा राइट आंसर है इसमें बी, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यही कथन इसमें सत्य है, क्योंकि वह धर्मांध मुसलमान नहीं था, वह पक्का मुसलमान था, और हिंदू दुर्भाग्य का ऐसा भी नहीं था, और दूसरों के प्रति सहिष्णु नहीं था, वह बिल्कुल सहिष्णु भी था। तो यह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था, ये कथन सत्य है। 33 क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन वजीर के रूप में नियुक्त नहीं था? बहादुर खां, उजबेग, शमसुद्दीन, अतका खां, या टोडरमल निजामुद्दीन खलीफा। तो 33 का हमारा राइट आंसर है ए, 33 का राइट आंसर है बहादुर खां। ठीक है, बहादुर खां उजबेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के प्रति अकबर की नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने तीर्थ यात्रा कर हटाया किंतु जजिया नहीं, उसने जजिया कर हटाया किंतु तीर्थ यात्रा कर नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है? सब अलट पलट के इसमें दे रखा है। तो 34 का जो है, उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों ही हटाए थे। ठीक है, अकबर ने दोनों ही हटाए थे, तीर्थ यात्रा कर भी उसने हटाया था और जजिया कर भी उसने हटाया था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। ठीक है, तीर्थ यात्रा का कब उसने समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर इसने समाप्त किया था 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर। और जजिया कर कब उसने हटाया था?
जजिया कर उसने हटाया था 1564 में। ठीक है, 1564 में उसने जजिया कर हटाया था अकबर ने, और 1500 उसने 63 में तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? गंगा भट्ट, तुकाराम, रामदास, दादाजी कोंडदेव। तो 35 का हमारा राइट आंसर है डी, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी के राज तिलक के समय दादाजी कोंडदेव जीवित नहीं थे, और दादा कोंडदेव एक मराठी सरदार थे, और उनकी ख्याति शिवाजी के गुरु के रूप में है। नेक्स्ट है, मुगल काल के नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? राजपूत विद्रोह, सतनामी जाट विद्रोह, सिख विद्रोह, मराठा विद्रोह। तो किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? तो 36 का राइट आंसर है बी, सतनामी और जाट विद्रोह। ठीक है, इसमें कृषकों की समस्या थी इस जड़ में। और औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली क्षेत्र में बसे जाटों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली हैं अब्दुल समद, इनके समय दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं अकबर, या अकबर जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, तो ये थे 37 का राइट आंसर है ये। हुमायूं के साथ आए थे और अकबर के समय तक ये थे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक है, ये पूछ लेता है, क्वेश्चन आता है कि हुमायूं के साथ कौन से दो चित्रकार आए थे? तो यही दोनों आए थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई? 38 का राइट आंसर है ये 1664 ईस्वी। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ड थे, और जिनके अनुरोध पर 1664 में भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था? बघाट, नागपुर, संबलपुर, बनारस। तो हमारा 39 का राइट आंसर है डी, बनारस को नहीं किया गया था। ठीक है, और इसमें सन के द्वारा भी पूछ लेता है। तो सतारा, जैसे सतारा सबसे पहले किया गया, सतारा 1848 में। संभलपुर 1849 में किया गया था। ये कब किया गया था? 1849 ईस्वी में किया गया था। और बघाट 1850 में किया गया था, 1850। और नागपुर 1854 में किया गया था, ये 1854 में। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा सारे। और बनारस में बनारस नहीं था। नेक्स्ट है, 40 क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि इस साल हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 18 मार्च 1792। ठीक है, 1792, 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च 1792। और इसमें देखिए, इसमें भी 1792 आंसर है, इसमें भी 1792 है। तो इसमें एक मान लीजिए गलत है, चलिए इसमें गलत लिखा हुआ है आंसर, तो ये है 1792, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इस बुक में कुछ चीजें। नेक्स्ट है 41, कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें ये थे, कौन थे इसमें? 41 का हमारा राइट आंसर है ये, अंग्रेज, निजाम और मराठे, ये थे जो गुट बना था त्रिदलीय। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिदलीय गुट बनाया था, अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे शामिल थे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित था? विद्रोह के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मुद्रा विद्रोह को, मुंडा, कोल, संथाल, भील विद्रोह, चुनार विद्रोह, ये सब जरा सा एक बार बिल्कुल उसकी डेट वाइज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन भी पूछता रहता है। तो ये किससे संबंधित थे? 42 का राइट आंसर है सी, संथाल विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, और यह विद्रोह 1855-1856 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 28 सन भी याद रखें, 1855 और 56, ये बात है ये। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था?
क्या था? भूमिजोत का विखंडन, कुटीर उद्योगों का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव, नकदी फसलों का चलन। तो 43 का राइट आंसर है डी, 1 2 3 4, यानी सभी इसमें से सही है। ठीक है, सभी कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बर्मा युद्ध निम्नलिखित किस वर्ष लड़ा गया था? बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था? 44 का राइट आंसर है डी, 1852 में लड़ा गया था बर्मा युद्ध द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? तो कौन सा अधिकारी था जो शामिल करने के पक्ष में नहीं था? और ये था असली मन। ठीक है, कर्नल असली मन जो था वह इसके बारे में जो है अवध को सम्मिलित करना ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं चाहता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन के साथ था। तो इनका कर्नल असली मन का नाम था, इन्होंने जो है ठगी का दमन किया था। ठीक है, और इन्होंने ठगी का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासन काल में ठगी के दमन में इनका हाथ था, कर्नल इसली मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है पूछा है। वह शुद्ध वैदिक सिद्धांत को मानता था, उसका उद्देश्य मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास था, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था, वह विज्ञान और टेक्नोलॉजी आधुनिक विकास को स्वीकार करता था। तो कौन सा कथन इसमें पूछा है गलत था? तो 48 का राइट आंसर है सी, वह मूर्ति पूजा का निषेध करता था। ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद ने इनकी स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी? 1896-97, 1896 और 97 में की थी स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और ये विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने की थी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ। 49 का राइट आंसर है बी, 4 जून 1857 को। और लखनऊ में विद्रोह का किसके उसमें था? तो बेगम हजरत महल ने। लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? 50 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, 1916 में समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरम और गरम दल लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में एक हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन में दोनों मिलकर एक हो गए थे। 51 का राइट आंसर है डी, नरम एवं गरम दल के लोग। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916, उसी में लोग एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, और 1923 में कब किया गया था? 1923 में किया गया था इन दोनों लोगों के द्वारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहरुल हक, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, हकीम अजमल खां। 53 का राइट आंसर है ए, मजहरुल हक खिलाफत आंदोलन समिति में ये नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आजाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया। 54 का हमारा राइट आंसर है डी, सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, कब किया था? 21 अक्टूबर 1943
1943। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? राम प्रसाद मिश्र द्वितीय लाहौर षड्यंत्र के, सूर्यसेन चटगांव के, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र, चंद्रशेखर आजाद दिल्ली बम कांड। तो कौन सा इसमें पूछा है जोड़ी क्या है? सही पूछा है, सही है। ठीक है, तो 55 का हमारा जो है राइट आंसर है 55 का बी, सूर्यसेन चटगांव केस। और सही सुमोल किस प्रकार से हो जाएगा? राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं उनका संबंध किसने है? काकोरी कांड से। राम प्रसाद बिस्मिल का जो काकोरी कांड से है, और जो सूर्यसेन है इनका तो है ये चटगांव केस, और बाकी भगत सिंह का है इससे दिल्ली बम कांड, और चंद्रशेखर आजाद जी का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से है। ठीक है इनका, तो इस तरीके से इनमें सही सुमेल सिर्फ बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RIN विद्रोह का भाग नहीं था? ठीक है, 56 का हमारा राइट आंसर है बी, 2 और 3 नहीं था। HMIS तलवार और यह है नेवल रेस्टिंग द्वारा भूख हड़ताल, ये सब चीजें नहीं थी। इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन। ठीक है, 56 का हमारा राइट आंसर है जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, संहति की आयु विधेयक, द एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूट बिल, या गौरक्षणी सभा, आत्मीय सभा। तो बाल गंगाधर किससे संबंधित थे? 57 का हम देखेंगे जो है इसमें ऑप्शन 57 का हमारा राइट आंसर है सिर्फ 1 और 2। ठीक है, इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में कौन से सम्मिलित नहीं थे? 58 का हमारा जो है ये हम पढ़ेंगे पहले। तो ऑप्शन, भारत संघ के लिए त्रिस्तरीय संरचना जिसमें प्रांत और भारतीय रजवाड़े दोनों सम्मिलित हों, संविधान सभा का गठन हो, और इसमें फिर है 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण पुरुष संपन्न पाकिस्तान का सृजन। तो इसमें से सही कौन कौन से हैं? राइट आंसर है इसमें बी, केवल 3 सही है बस। ठीक है, इसमें ये सम्मिलित कैबिनेट प्रस्ताव में कौन से सम्मिलित नहीं थे? ये सम्मिलित नहीं थे, बाकी ये सब थे। ये सब चीजें थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सम्मिलित। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा एक कथन सही नहीं है? फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। लॉर्ड वेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्व वापसी की वकालत की, और लॉर्ड माउंटबेटन हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए। नेहरू के विरोध के कारण बालकन योजना, प्लान बालकन का परित्याग कर दिया गया। तो इसमें से कौन सा पूछा है सही नहीं है? तो 59 का राइट आंसर है ए। ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट सूची को कृषक आंदोलन है और नेता है, इनसे मिलान करना है। एक आंदोलन मोपला विद्रोह, तो किसने किस विद्रोह का दायित्व संभाला था? तो इसमें हम इसमें मिलान करेंगे, और हम जब मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी जो काश्तकार भूमि आंदोलन है वो है कारेनन शर्मा। एका आंदोलन किससे संबंधित है? मदारी पाशी। और मोपला विद्रोह कुनहद हाजी, और ये है एका आंदोलन, ये है अवध किसान सभा, ये संबंधित है बाबा रामचंद्र से। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है? पुत्र ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो कौन सा सही है? पुत्र ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, देव ऋण। तो कौन सा ऋण है जो इस 3 ऋण माने जाते हैं हमारे? तो 61 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ये, पुत्र ऋण जो है नहीं इसमें समाहित है, बाकी तीनों समाहित है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, यानी गुरु का हमें ऋण चुकाना होता है, ज्ञान प्राप्त करते हैं। माता पिता का हमें
ऋण चुकाना होता है, देवताओं का ऋण चुकाना है, लेकिन पुत्र का ऋण इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो हमने पिछले भी किसी क्वेश्चन में देखा था, तो ये है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक जो है उसमें धम्म संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों या निषेधों आदि का संग्रह है। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध संबंधी इसमें नियम है। ठीक है, बौद्ध संबंधी नियम। और जो वो है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। क्या मिलता है इसमें? दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। ठीक है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, और क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेता है दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह। और जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संबंधी नियम इसमें मिलते हैं, बौद्ध संबंधी नियम। ठीक है, और दिग्घ निकाय जो है सुत्त पिटक का ही एक निकाय है, जिसमें बुद्ध के उपदेश और वार्तालाप का रूप जो वार्ता की है उन्होंने उसको दिया गया है। और ठीक है, इस तरीके से। और विभाषा शास्त्र जो है उसे वह भी जो त्रिपिटक है, जो तीनों पिटक हैं, ये अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म निकाय, अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपट है। वो विभाषा शास्त्र जो है त्रिपिटक जो लिखे गए भाष्य है उसी को ये विभाषा शास्त्र कहा गया है, जो त्रिपिटक पे लिखा गया है। ठीक है, जो शास्त्र उसी को विभाषा शास्त्र कहा गया है। 63 क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? डेमोट्रियस, मेनांडर, स्ट्रैबो, अरिस्टोलिकस। तो हमारा राइट आंसर है बी, मेनांडर। और इसी के साथ हमारा ये 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ फिर मैं सिविक्स का, क्योंकि एक ही साथ वीडियो लंबी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।